तो क्या है इस तरह की मिसाल के तौर पे कि एवरीबडी नाउस के 17 ग्रेड के अंदर इंडक्शन होती है इसके अंदर, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। और ये सारे क्वेश्चन तकरीबन जो हैं ये बातें पता होती हैं आमतौर पे, लेकिन ये जो लोग बिल्कुल न्यू हैं अभी, जो अभी इनको आइडिया नहीं है, उनके लिए ये हमने लिख दी हैं बातें कि मेरिट बेस्ड सिस्टम है। और इसमें चॉइस भी आपकी काउंट होती है कि आपने क्या चॉइस दी है ग्रुप के हवाले से। इसके अलावा ये कि हर साल थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं उसमें अपियर होते हैं, और ऑल ओवर पाकिस्तान। और बेसिकली ज़्यादातर जो लोग इसको ज्वाइन करते हैं सी एस एस के एग्ज़ाम के ज़रिए सिविल सर्विस को, वो मोस्टली इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको वहाँ पर सोशल मोबिलिटी नज़र आती है, डेफिनेटली स्टेटस इन सोसाइटी भी नज़र आता है उनको। फिर इसके अलावा पीआर के हवाले से कि जब आप सिविल सर्विस में होते हैं तो आपकी पीआर भी डेवलप होती है, जो आपके ज़ाहिर है कि फॉर योर ओन बेनिफिट या अपने रिलेटिव वगैरह के हेल्प वगैरह में काम आती है। जैसे बेसिकली एक बात मैं आपको बताऊं कि सीएसएस का एग्ज़ाम देना इट सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे यहाँ ये है कि जब एक दफ़ा अटेम्प्ट देते हैं या कोई क्लियर नहीं कर पाते, सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट, तो थर्ड अटेम्प्ट की तरफ वो थोड़ा सा बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं। मेरा हमेशा आपको ये मशवरा रहेगा कि आप डीमोटिवेट ना हो। ये एक किसी डिग्री या कोर्स का या कोई सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपका कंपटीशन ऑल ओवर पाकिस्तान थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स और कैंडिडेट्स के साथ होता है। लिहाजा इसमें आपने जो आपका जो एम होना चाहिए वो ये है कि जॉब हासिल करनी है, सरकार की जॉब या गवर्नमेंट की जॉब हासिल करनी है। उसके लिए आपको ये तैयार रहना पड़ेगा मेंटली तौर पे कि इसके अंदर चांसेस जो होते हैं या प्रोबेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली लो होती है। अभी आजकल भी देखें, जो अभी फ्यू डेज बैक जो अभी रिजल्ट आया है सीएसएस रिटर्न का, उसमें अगर आप देखें तो रेशो बहुत कम रही, कोई अराउंड 3.5 3.6 के दरमियान शायद रेशो थी। तो आउट ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स आप देखें कि सिर्फ चंद ही लोग 376 या 375 लोग पास हो पाए। तो इट मीन्स कि दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके लिए हम अभी आपको बताएंगे प्रेजेंटेशन के अंदर, ये हमने प्रेजेंटेशन इसलिए बनाई है कि आपको ये बताया जा सके कि तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, कैसे आपने जो है लेके चलना है अपने। और तकरीबन ये तमाम चीजें जो है जेनेरिक हैं और ये हर एक पे अप्लाई होती हैं। पहला जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है वो तो सीएसएस के बारे में हो गया कि सीएसएस है क्या। वो अभी आपको बताया कि एक 17 ग्रेड पोस्ट के लिए हर साल एफपीएससी एग्जाम मुनक्कद करती है, और उसमें 12 ग्रुप्स होते हैं ऑक्यूपेशनल। और आप उसमें अपीयर होते हैं, रिटर्न का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, अगर क्लियर रिटर्न, फिर वाइवा वॉचे होता है। इसमें क्लियर होने के बाद तमाम एग्जाम में जब आपके तमाम मरहले तय हो चुकते हैं, तो उसके बाद फिर आप उसमें मेरिट के ऊपर अगर हाई होते हैं तो आपको उसके मुताबिक आपकी एलोकेशन होती है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। अगर आप किसी ग्रुप को अगर आप ऊपर रखते हैं तो ज़ाहिर है वो आपको उसमें प्रायोरिटी दिया जाता है अगर आपके मेरिट लिस्ट में ना नंबर अच्छे हैं। और अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं तब भी वो मेरिट लिस्ट को प्लस आपकी डोमिसाइल एंड प्लस आपकी जो प्रायोरिटी दी होती है, आपने चॉइस दी होती है, उनको काउंट किया जाता है। अब ये है कि अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या इज डिफिकल्ट? यस, सम एक्सटेंट इट इज डिफिकल्ट, बट नॉट इम्पॉसिबल। इसलिए कि डिफिकल्ट तो जाहिर है कि जब आपका कंपटीशन इतने हजारों लोगों से है, 15,000 16,000 13,000 इस तरह की उसमें आपका जो कंपटीशन है, तो आप ये देखें कि इसमें कंपटीशन तो है। और जिसकी वजह से इसकी जो पेपर्स हैं वो भी आप देखें कि वो 12 पेपर्स होते हैं, 6 ऑप्शनल हैं, 6 कंपलसरी हैं। आपका बिल्कुल नर्व्स का एग्जाम होता है कि आपने विद इन 3 आवर्स आपने तमाम पेपर्स को सही तरह से आपने ना सिर्फ उनको हल करना है, सॉल्व करना है, बल्कि उसके अंदर आपने अच्छी चीजें भी लिखनी है, आर्गूमेंट्स लिखने चाहिए उसके अंदर। और बहुत शॉर्ट टाइम होता है। प्लस तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए यकीनी तौर पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मसला होता है कि किस तरह से हम डील करें। उसमें ये है कि फिर आपके पास नोट्स होने चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम जो प्रेजेंटेशन बनाएं, या अभी जो हम इसको हमने जो एक वेंचर शुरू किया है इसके अंदर हम जो प्रेजेंटेशन आपको जो दे रहे हैं, आप यू मे टेक देयर स्क्रीन शॉट्स एज वेल। आपको जब हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर्स करंट अफेयर्स पे भी शुरू करेंगे या बाकी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम उस पर तमाम चीजें प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताएंगे। उन प्रेजेंटेशंस को आप गौर से देखें और वो आपके लिए ये काम करेंगी कि जो टाइम सेविंग जिसे हम कहते हैं,
कि आप उन नोट्स को अगर जहन में रखेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखेंगे, तो यकीनी तौर पे आप यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। असल में हम लोगों का ये मसला होता है कि हम लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और थोड़ा मेहनत से कतराते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट इन सीएसएस, लेकिन देयर इज सम स्मार्टनेस, कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। अब अगर स्मार्टनेस नहीं है, मतलब आई मीन कि हार्ड वर्क तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप अटेम्प्ट करते हैं सीएसएस के एग्जाम और उसमें जेनेरिक बातें दिखते हैं जो कॉमन है या हैकनीड हैं, बड़ी कॉमन प्लेस टाइप की, तो फिर उसमें मार्क्स लूज हो जाते हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते। लिहाजा आपने इन कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ समझना है बल्कि उनको इस्तेमाल भी करना है। हमारी कोशिश होगी कि हम इस ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए आपको वो कॉन्सेप्ट पहले बताएं, ताकि वो जब आप कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, फॉर इंस्टेंस ग्लोबलाइजेशन पे आता है, कोई इकोनॉमिक इशू पे आता है, आपका आपको किसी करंट अफेयर्स में, किसी फॉरेन अफेयर्स पे या इंटरनेशनल रिलेशंस पे आता है, तो आपको उस क्वेश्चन के मतलब जो भी है मामला, उसके हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स को पता होना चाहिए, ताकि उसको इलेबोरेट कर सकें। इसी तरह की इकोनॉमी पे आता है, तो इकोनॉमी के मतलब आपका बैकग्राउंड इतना कम से कम हो कि आप उन चीज़ों को समझ सकें कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जिस तरह फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, जीडीपी का क्या रोल है, हमारे जो फ्लक्चुएशन आती है, डिप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन होती है करेंसी के अंदर, ये क्यों होती है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये विद इन अ स्लाइड आई थिंक ये कवर हो जाते हैं, और ये चीज़ें अगर आपके जहन में हो तो आप फिर अपने आइडियाज जो हैं उन कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे आगे एलेबरेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोबारा अपनी स्लाइड की तरफ कि इसमें जैसे कि हमने कहा कि क्या डिफिकल्ट है। यस, इट इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ऑल ओवर पाकिस्तान। और क्योंकि इसमें सिर्फ आपने पास नहीं करना बल्कि आपने जॉब भी हासिल करनी होती है। इसमें क्राइटेरिया एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। मोस्टली जो सीएसएस का आप कह लें कि जो स्टूडेंट होता है, जो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे जो डाउन की हैं। जैसे कि पहले तो वो आपको चेक करते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसकी नॉलेज कितनी है। सेकंड, लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें आपकी मतलब जो रिटर्न आपकी जो स्टाइल है, रिटर्न का आपका जो लिखने का तरीका है वो कैसा है, क्या आपके आर्गुमेंट्स वो कॉजेंट हैं, क्या वो डज दे होल्ड वाटर, और वो वाकई ही मतलब एक रेशनल हैं। इसके अलावा आपके नर्व्स का भी एग्जाम है कि अगर आपके स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, यानी कि आप 3 घंटे में पेपर दिया, फिर घंटे के ब्रेक आया, फिर दूसरा पेपर स्टार्ट होता है 3 घंटे का, आपके लिख भी रहे हैं, कॉपीज भी आप जो है वो फिल करके दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर पेपर है आपका, तो ये सारा स्ट्रॉन्ग नर्व्स का काम है। अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके अलावा हार्ड वर्किंग, डेफिनेटली हार्ड वर्क रिक्वायर है, डेडिकेशन रिक्वायर है। इसके लिए आपको डेडिकेटेडली इसके लिए जो भी टाइम मिले आपको, मतलब जो लोग जॉब नहीं करते ज़ाहिर है, उनके पास दे हैव वेल ऑफ टाइम, लेकिन जो जॉब करते हैं वो अगर दिन में 3 घंटे या 2 घंटे में निकाल लें, तो हमारे कई मेरे बैचमेट्स हैं जो मतलब जॉब करते हैं। माई सेल्फ वाज एक्चुअली ऑन जॉब व्हाइल आई वाज अटेम्प्टिंग फॉर सीएसएस, आई वाज वर्किंग इन बैंक, अलाइड बैंक लिमिटेड, तो वो उसमें मेरे साथ भी ये मामला पेश आए थे इस तरह से। लेकिन क्या है कि वो टाइम आप थोड़ा सा ऑफिस में देख लें, अगर टाइम मिल जाए वहां पढ़ लें। थोड़ा सा आप ऐसा करें कि वर्किंग आवर्स के बाद घर आके थोड़ा सा उसको स्टडी कर लें, कुछ ऑनलाइन आप देखें नोट्स। जैसे कि यूट्यूब चैनल्स पे, हमारा अपना भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हम ज्यादा उस पर चीजें ज्यादा से ज्यादा लेकर आए जो काम आए इस चीज के एस्पायरेंट्स के लिए। थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज ना आ रही हो, डिपिक्ट ना कर रही हो। वो कोई किसी खास आप कह लें कि मतलब आप कह लें किसी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी बयानात या कोई ऐसी चीज उसमें ना हो, इसी तरह गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात ना हो। उसमें आपने कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट के नैरेटिव, स्टेट के नैरेटिव को लेके जाना होता है उसके अंदर। आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी होती कि जो आपके जो नेगेटिविटी जिसमें जाहिर हो, या जिसमें आपको लगे कि, या एग्जामिनर को लगे कि वो उसमें चीजें जो है वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। कूल माइंडेडनेस लाजमी है। पेपर आता है, हम देखते हैं एकदम देख के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या पेपर आ गया। मतलब इसमें ये होता है कि आपकी आधी चीज जो आपकी मेमोरी में, आपके जहन में होती है, वो रिकॉल नहीं हो पाती, क्योंकि वो आप फौरन भूल जाते हैं पेपर देखते ही। तो लिहाजा बहुत ही कूल माइंडेडनेस के साथ, बड़े ही आराम के साथ पहले पेपर को देखें। मुश्किल भी अगर पेपर है तो रिलैक्स होकर उसको देखें, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद फिर आप आगे जाएं। इसी तरह इम्पल्सिवनेस नहीं होनी चाहिए कि जहन में जो आया जोड़ डाउन करते रहे, जो आया जोड़ डाउन करते रहे। नहीं, हर सेंटेंस लिखने से पहले थिंक ओवर इट,
कि वो सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ उसमें मतलब क्या वाकई ही वो आर्गुमेंट लिखने के काबिल है, क्या वो वाकई ही मतलब इंस्पायर करेगा एग्जामिनर को। अगर वो नहीं है तो फिर आप रुक जाएं, आराम से एक जुमला लिखें, जरा लेजिबल भी हो, सफाई नीट एंड क्लीन भी आपने ख्याल रखना है। तो उसमें ज्यादातर आप क्रॉसिंग भी ना करें कि आपने क्वेश्चन किया, सॉल्व किया, आंसर लिखा, फिर उसको फिर काटा, फिर लिखा। अगर गलती हो भी जाए तो उसको आप राइटर से मिटाएं और क्लीनली उसके ऊपर आप उसकी जो मिस्टेक है उसको आप एडिट या मॉडिफाई करके आपको लिख लें। पेशेंस दरकार है क्योंकि इसके अंदर आपको जो मरहला होता है इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। ये नहीं कि अगर आप रिटर्न एग्जाम देते हैं उसके बाद आपके बाद बच्चे की बारी, थोड़ा टाइम लगता है उसके आने में, और वो आपको तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने लग जाते हैं उसमें। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो इसमें आपके पेशेंस होना चाहिए इसके लिए भी कि जब रिटर्न एग्जाम दे लेते हैं उसको रिजल्ट आता है उसके आने में भी टाइम लगता है। अब ये है कि इसमें एक तो ये पेशेंस है, दूसरा आपको ये भी दिखाना है पेशेंस कि आपने एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, हार्ड क्वेश्चंस, उनको बड़े ही, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि बड़े आराम से उनको देखना है, पेशेंस के साथ देखना है। ये जिसे कहते हैं ना कि बेसब्रा हो के बिल्कुल ही इंसान अगर उस पर लिखना शुरू कर दे और जेनेरिक वर्ड लिखना शुरू कर दे, या आपको कंटेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं है अगर जो आप लिख रहे हैं, तो कंटेंट मस्ट बी वेल कंसल्टेड एंड कोजेंट होने चाहिए मार्क्स उसके अंदर। एंड क्रिटिकल एंड क्लियर थिंकिंग को भी देखते हैं एग्जामिनर के, आपकी सोच जो है वो कितनी क्लियर है सब्जेक्ट के मुताबिक। कई दफा ऐसा होता है कि आपको सब्जेक्ट की मालूमात ही नहीं होती, नॉलेज ही नहीं होती, और आप फिर भी उस पर लिखना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग, कई लोग मैंने देखा है कि वो पास कर जाते हैं। असल में होता ही है कि आपकी बेसिक नॉलेज नहीं है उसके ऊपर, लेकिन आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं और उन आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो एग्जांपल्स दे रहे हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट्स बयान कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट बयान कर रहे हैं, उसकी बेस मजबूत है। तो उससे एग्जामिनर देखता है कि अगर मिसाल के तौर पे, चलो ठीक है नॉलेज तो है इनकी थोड़ी कम, लेकिन इनके आर्गुमेंट्स जो हैं वो अच्छे हैं, वो लग रहा है कि वो कन्विंसिंग है, और वो एग्जामिनर को कन्विंस कर पा जाते हैं, तो फिर वो उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। रेशनल आर्गुमेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि वो बड़े एम्पिरिकल और आपके ऐसे होने चाहिए कि जो डेटा के ऊपर बेस करते हों, कोई ख्याली बातें या आइडियोलॉजिकल ना हो, बल्कि वो मोस्टली वो हों जो कि वेल एक्सेप्टेड रूल्स हों, वेल एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट्स पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो हैं उनके ऊपर, वो दुनिया में बुक्स लिखी गई हों या जिस तरह के उनके ऊपर आर्टिकल लिखे गए हों, तो उस तरह से आपने उन आर्गुमेंट्स को करना है। इसके बाद ये कि जब आप लिखने बैठते हैं, कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को आप देखें कि ये क्या है, मतलब उसके बैकग्राउंड पर इसको आप ब्रेनस्टॉर्म करें क्वेश्चन को, और उसके बाद देखेंगे मैं लिखने क्या जा रहा हूँ, जा रही हूँ, क्या ये जो मैं लिखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या ये इस क्वेश्चन के जवाब, इसका जवाब बन सकता है, क्या ये इसका पर्पस फुलफिल कर रहा है, कि ये वाकई ही इसका जवाब बन सकता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन एक्चुअली आस्किंग यू फॉर ईस्ट एंड यू आर राइटिंग फॉर द वेस्ट, तो फिर ये है कि आपका जवाब और सवाल जो है वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ हो जाता है और अपोजिट पोल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है बिल्कुल ही वो डिविएंट हो जाता है, और वहां से फिर आपके मार्क्स लूज होते हैं। थॉट प्रोसेस आपका यकीनी तौर पे अच्छा होना चाहिए। आप जब क्वेश्चन के लिए, अगेन मैं आपको बताऊं कि आप बैठे हैं तो आप बिल्कुल आराम से सुकून से सोचें पहले इसके बारे में, बगैर थिंकिंग के, बगैर थॉट प्रोसेस चलाए आप क्वेश्चन को अटेंड ना करें। एकदम थोड़ा सोचें उसके बारे में, लेकिन इतना भी ना सोचें कि आप सोचते रहें और आप जो है वो क्वेश्चन का टाइम ही निकल जाए। आई मीन 5 to 6 मिनट्स कम से कम क्वेश्चन को पहले उसको थॉट के लिए लगाएं कि वो सोचें उसके बारे में कि क्या क्या आइडियाज आ सकते हैं, जनरेट आइडियाज इन योर ब्रेन। जब वो आइडियाज आएंगे फिर आस्ता आस्ता उनको माइंड में उनकी मैपिंग करें और फिर उनको आस्ता आस्ता जोड़न करें और उन आइडियाज को कवर करते जाएं। एक एक आइडिया को डिस्कस करें, फिर सेकंड आइडिया को डिस्कस करें, देन थर्ड आइडिया को डिस्कस करें। जब इस तरह आप चलेंगे तो आपके जो आंसर में एक कोहेरेंसी पैदा होगी, और आपके जो आंसर है वो आपका बड़ा अच्छा, यानी कि उसका रिस्पॉन्स आएगा जब वो चेक होने के लिए जाएगा। वर्क अंडर प्रेशर डेफिनेटली, जब आपके नर्व, जैसे मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आपको ये वो चेक करते हैं एग्जामिनर के, क्या जब आप सिविल सर्विस में आते हैं तो क्या आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं। जाहिर है कि अगर आप कल डीसी होते हैं, कहीं कहीं आप किसी फॉरेन सर्विस में जाते हैं, तो कहीं आप किसी मुल्क में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको अंडर प्रेशर काम करना पड़ सकता है, तो इसमें आपकी देखते हैं सलाहियत के, क्या आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि अंडर प्रेशर आके बिल्कुल ही बंदा जो है वो बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाए और डिसीजन मेकिंग ना कर पाए। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो ये एग्जाम में सीएस के जो कम्पिटेटिव एग्जाम है इसके अंदर ये इवेल्युएट की जाती है और रिप्लेस की जाती है।
अगला क्वेश्चन आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। अब एक बिल्कुल एक न्यू एस्पायरेंट न्यू कैंडिडेट है जो बिल्कुल अभी सीएसएस से उसकी वाकफियत नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं इसको पता कि सीएसएस क्या है। तो उसको पहले तो ये है कि देखें, जिस तरह आपने अभी बताया अपने बारे में डॉक्टर साहबा के, आपने एमसीक्यूज प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो पास कर लिया और आप नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन एग्जाम। तो पहले तो इसकी ये पहला मरहला है, इसको तय करना होता है एमसीक्यूज का। इसके लिए भी हम आगे जो है लेक्चर इंशाल्लाह ताला अपने ऑनलाइन कोर्स में शामिल करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्टरी एक सेशन है, इसमें हम सिर्फ आपको बुनियादी बातें जो फाउंडेशन बताएंगे। इसमें जैसे कि आपने खुद दिया है कि जनरल नॉलेज, साइंस, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर एंड बेसिक मैथ, इसमें आपका टेस्ट होता है इसके अंदर। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि जब ये चीज क्लियर हो गई, आपकी एमपीटी हो गया, अब नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रिटन एग्जाम। अब इसके बाद आप देखें कि आपको सेल्फ सेल्फ एवेल्यूएशन करना पड़ता है कि आप ये देखें कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि जो आपका वीक है, या जिसमें आप समझते हैं कि उसमें आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते। तो लिहाजा पहले तो आपकी सेल्फ एवेल्युएशन या सेल्फ अप्रेजल जरूरी है कि बड़ा ही मतलब रैशनल हो और बड़ा उसमें ओपनली, यानी कि कैंडिडेट आप अपना वो सेल्फ एवेल्युएशन करें, और अपने आप को बिल्कुल क्रिटिकली आप एनालाइज करें कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं रहेगी कि जो मैं समझती हूँ कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा, लेकिन वो वीक पॉइंट हो। लिहाजा पहले तो अपने सेल्फ एवेल्युएशन करें, उन वीक पॉइंट्स को आप देखें कि क्या है। खासकर जो हमारे जो बेसिक जो इश्यूज आते हैं सीएसएस के एग्जाम में, जो हमारे कैंडिडेट्स फेल होते हैं, उसकी मेन वजह जो है ये कि इंग्लिश लैंग्वेज पे इतना अच्छा कमांड नहीं होता। खासकर जो रिटन रिटन एक्सप्रेशन है, राइटिंग एक्सप्रेशन है, वो अच्छा नहीं होता। आपके आइडियाज जो हैं वो राइटिंग में इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं या उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते। रीडिंग एंड कम्प्रहेंशन अच्छी स्किल नहीं होती कई दफा, कि आप पढ़ने में आपकी स्लो रीडिंग है, रीडिंग अगर स्लो है भी तभी उसके बावजूद भी आपको वो चीज कम्प्रीहेंड करने में आपको दुश्वारी पेश आ रही है कि ये ऑथर या राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो इसको कवर अप करने के लिए पहले तो रीडिंग आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप कम से कम मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जो भी एक सीएसएस का स्टूडेंट है, चाहे वो बिगिनर है, इंटरमीडिएट लेवल पे है या एडवांस लेवल पे है, चाहे उसका बेशक नेक्स्ट मंथ उसका पेपर आने वाला है, लेकिन जो भी है आपकी रीडिंग हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम इन 10 डेज, कम से कम 10 दिनों में एक बुक पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो। और आगे जब कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है, जब बुक्स पढ़ने की बात आती है, तो वो आपको इजी टू ग्रेस्प हो, तो ऐसा ना हो कि आप फिर चीजों को कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए। और ज्यादातर गलती ये है, हम जब इंग्लिश प्रीसी एंड कंपोजिशन पे जब बात करेंगे इंशाल्लाह ताला आगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो कॉम्प्रिहेंशन का जो एक पैराग्राफ या समरी या जिसे प्रीसी कहते हैं लिखने को आती है, वो प्रीसी को हम समझते नहीं है, उसको पढ़ते हैं एक दफा पढ़ के और हम उसका जवाब लिखना शुरू कर देते हैं और वन थर्ड उसकी समरी लिख देते हैं। लेकिन क्या है कि वो हम उसको कंपेयर ही नहीं कर पाते कि वो जो राइटर था वो कहना क्या चाह रहा था, और हम उसके बिल्कुल अपोजिट लिख के आ जाते हैं और फिर हम समझते हैं कि हम लोग इसमें अच्छे मार्क्स ले लेंगे। लिहाजा कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स, और आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज खासकर रिटन लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्सप्रेशन अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए लाजमी प्रैक्टिस चाहिए, और रीडिंग हैबिट को आपको डेवलप करना पड़ेगा। विद इन 10 डेज कम से कम आप एक किताब को, अगर आपके पास अभी अगर टाइम है और आप बिगिनर हैं और आपके पास ईयर टू गो, तो फिर आप अभी से इसको हैबिट डेवलप कर लें। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर अभी फिलहाल तो जरा आपका फोकस रिटन एग्जाम की तरफ होगा, आप उसकी तरफ जाएं और उसको करें, और जब एग्जाम हो जाता है और आपकी नेक्स्ट अटेम्प्ट रहती है, तो फिर आप उसके लिए अभी से उसके लिए अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करें और कोशिश करें कि एक अच्छी किताब हर दिन में आप हर 10 डेज के बाद आप उसको कंप्लीट करें। फिर ये है कि आप अपनी जो नॉलेज है, जो जिस तरह के आप आजकल जो आफ्टर मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ मीडिया एंड यू नो द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अभी इतना कुछ अवेलेबल है हमारे पास, इंटरनेट पे भी है हमारे पास, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक यूट्यूब है, और आपके टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कि दिस इज द एक्चुअली एरा ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो आप उस इंफॉर्मेशन को खासकर आप लिमिटेड करें कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन को आपने फिल्टर आउट करना है। सीएसएस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो मोस्टली आपकी वो होती है कि जो कि दुनिया में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वाइटल इश्यूज, जैसे पोस्ट यूक्रेन वॉर है,
अब ये एक इम्पोर्टेंट इशू है कि जिसका पूरी दुनिया पे इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ा और दुनिया की इकोनॉमी में एक मेल्टडाउन आया। तो इसके बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ये क्या है, कैसे हुआ, इसके क्या क्या इफेक्ट्स इम्पैक्ट आ रहे हैं। इसी तरह आपको जो कोई हिस्टोरिक इवेंट्स जो कुछ रिसेंट पास्ट में गुजरे हैं उनके बारे में मालूमात होनी चाहिए। लोकल और डोमेस्टिक जो इवेंट्स हैं, जिस तरह के साल पहले लास्ट ईयर हमारे एक फ्लड आया था बहुत सख्त किस्म का, और हमें बड़ी उसकी वजह से हार्डशिप से गुजरना पड़ा, और हमें काफी उसका नुकसान हुआ, और मोर देन $30 बिलियन का नुकसान हुआ उससे। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो आपको इसके बारे में नॉलेज हो, और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट इस तरह के आपके ऊपर कमांड होनी चाहिए। और जाहिर उसके लिए कुछ हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको लेक्चर में यहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू बताएंगे इनके बारे में। कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद फिर आपको बाकी जो चीजें हैं टॉपिक वाइज हम इनके बारे में आपको फैक्चुअल डाटा भी फराहम करेंगे और इसके ऊपर आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। इसके लिए और भी टिप्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं कि एक तो ये कि आमतौर पे ये जो पहला है डॉन न्यूज़पेपर, ये तो जब हम लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे थे वे बैक इन 2010, 2010 में जब हम तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम भी ये एक किस्म का हमारा एक गोल्डन रूल था कि सीएसएस के एग्जाम के लिए डॉन न्यूज़पेपर का पढ़ना बहुत जरूरी है। डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उसके अंदर एक तो वोकेबलरी अच्छी मिल जाती है आपको, इंग्लिश यूजेज और एक्सप्रेशन आपको नजर आती है कि अच्छी है, खासकर उनके एडिटोरियल के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, कॉलम्स के अंदर। और थर्डली ये कि आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है खासकर इंग्लिश एस्से के लिए और इंग्लिश क्वेश्चन कंपोजिशन के पेपर के लिए, उसमें आपको वो चीज समझने में और लर्न करने में आसानी होती है। लिहाजा आप डॉन न्यूज पेपर को तो लाजमी अपने ऊपर कह दें कि उसकी हैबिट डाल लें अभी से, और उसको पढ़ना शुरू कर दें। उसको पढ़ना कैसे है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो डॉन न्यूज पेपर है, उसका आइडियली जो तरीका पढ़ने का वो ये है कि पहले फर्स्ट जो है आप उसका फर्स्ट पेज पढ़ें, पहला पेज उसका, जो फ्रंट पेज है उसका। फ्रंट पेज के बाद आप लास्ट पेज पढ़ें। ये क्योंकि दो जो इम्पोर्टेंट आपके जो इश्यूज होते हैं, जो खबरें होती हैं, वो इन दो पेजेस में होती हैं। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि जो बीच में जो एडिटोरियल होते हैं इसके, तीनों एडिटोरियल्स को आप पढ़ें। और जो कॉलम्स होते हैं, तकरीबन 4 कॉलम्स होते हैं, 2 राइट पे होते हैं और 2 लेफ्ट साइड पे होते हैं। इनमें से कोई एक कॉलम जो आपका लगे कि इंटरेस्ट है, आप उसको ले सकते हैं और उसको आप पढ़ें। और उसकी पढ़ाई में, रीडिंग में स्पीड ना रखें, बल्कि उसको आप इजीली आराम से ग्रेस्प करें, और उसमें आप एक डायरी लें और उसमें वोकेबलरी उसकी जो मुश्किल आपको लगती है, एनी हार्ड वर्ड विच एक्चुअली यू इनकाउंटर वाइल रीडिंग, तो आप उसको जॉट डाउन करें, लिखें उसको। और उसके बाद आप उसके जो मीनिंग है अच्छी डिक्शनरी से निकाल के उसको जो उसके मतलब लिखे उस डायरी में, और उसको रिवाइज करते रहें और उसको इस्तेमाल में लिख कर आए। क्योंकि वोकेबलरी आपकी जो है वो तब तक वो माइंड में इंट्रेंच नहीं होती जब तक कि आप उसको रिपीटेडली उसको यूज ना करें। रिपीटिशन के बाद वो चीज आपके जहन में बिल्कुल एक इंट्रेंच हो जाती है, और फिर आप जब लिखते हैं तो वो आपको आसानी होती है उसको रिकॉल करने में। और सेकंड ये कि उसका यूजेज आपको पता हो। अगर किसी वर्ड का आपको यूजेज नहीं पता या उसके मीनिंग में डाउट है, डोंट नेवर यूज दैट वर्ड। मतलब ये नहीं हो कि आप बोलें कि जी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूं या करूंगी तो ये मैं बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, लेकिन आपने इसको अगर रॉन्ग यूज कर लिया तो वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। लिहाजा आप इस चीज का ख्याल रखें, और वोकेबलरी आप अच्छी रखें। एजुकेटेड वोकेबलरी का इस्तेमाल करना होता है इसके अंदर। ये हम जब प्रीसी एंड कंपोजिशन की अगर लेक्चर इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे और ऐसे के ऊपर हम बात करेंगे, तो हम उसमें इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि वोकेबलरी कैसी होनी चाहिए और कौन सी वोकेबलरी हमने इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगा कि अभी से आप अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे लिखना शुरू कर दें। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास टाइम थोड़ा है और रिटन एग्जाम करीब आ गया है, तो फिर आप कम से कम आप चाहें तो अभी एक ऐसे लिख लिया करें, विद इन 10 डेज लिख लें या 2 ऐसे लिख लें। लेकिन आमतौर पे ये रिकमेंड किया जाता है, और मेरी भी अपनी रिकमेंडेशन है कि एक हफ्ते में एक ऐसे का लिखना लाजमी होता है। अगर आप एक हफ्ते में एक ऐसे ऐसे लिखेंगे तो उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, एंड यू कम टू नाउ अबाउट योर वीकनेसेस, और जो आपके एरर्स हैं आप उनको फिर आप ठीक भी करा सकते हैं, उसको प्रूफ रीड करवा के और उसकी वेटिंग करवा के। 5 पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। जैसे कि पास्ट 20 पेपर्स जो कंपलसरी के हैं, आप उनको लें और उनको उठा के आप सॉल्व करना शुरू करें। और आप देखेंगे कि उससे आपकी जो कैपेसिटी है और जो सीएसए एग्जाम की तैयारी है, बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होगी। आप प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर लें 1 साल का, उसको एक वीक में सॉल्व करें।
पीसी बनाएं, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करें, ईडीएम से जो भी ग्रामर का पार्ट है उसको सॉल्व करें। आप इन सबको देखेंगे कि आपके साथ साथ प्रिपरेशन भी होती जाएगी और साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होती जाएंगी। क्योंकि अगेन मैं आपको बताऊं, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि राइटिंग स्किल्स को फाइन ट्यून करना और उसमें अबूर हासिल करना ये लाजमी होता है इसके लिए। और अगर आपकी राइटिंग स्किल सही नहीं है तो यू आर एक्चुअली वेरी वल्नरेबल टू लूज मार्क्स। टाइम मैनेजमेंट ये बहुत एक अहम इशू है हमारा, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पाती, खासकर जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। अगेन, जैसे कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ लोग अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अभी उनके पास कुछ करने को अभी नहीं है, मतलब जॉब वगैरह नहीं है, कोई ऐसे कोई एजुकेशन को भी अभी कैरी ऑन नहीं कर रहे, तो उनके पास तो टाइम होता है। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये इशू है कि वो कैसे तैयारी करें। फिर अगर तैयारी जो लोग कर भी लेते हैं तो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो वहां जाकर वहां कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो लिहाजा टाइम मैनेजमेंट से बात ये है कि आपने तैयारी में कैसे टाइम मैनेज करना है, साथ साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपने कैसे क्वेश्चंस के लिए आपने टाइम को मैनेज करना है। अगर 4 सवाल या 3 सवाल करने हैं आपने और आपके पास टाइम 3 घंटे का है, जिसमें से आप 30 मिनट से निकाल दें एमसीक्यू, उसके बाकी 2.5 घंटे बचे। अब 2.5 घंटे के अंदर आपने बाकी सवाल जो करने हैं अगर आप डिवाइड करें तो फिर उसमें आपके पास अगर 40 मिनट्स बचते हैं हर क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए, तो आप ये देखें कि आप क्या इसको जस्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर जस्टिस नहीं कर पा रहे और एक क्वेश्चन को आपने इतनी ज्यादा उसमें उसको लिखना शुरू कर दिया इसके जवाब में कि 1 घंटा आपने क्वेश्चन पे लगा दिया, दूसरे पे 1.5 घंटा लगा दिया, ज्यादा मिनट्स लगा दिए उसके ऊपर, एंड पे देखा जी कि आप टाइम पूरा हो गया है और इन्विजिलेटर आके कह रहे हैं जी आप अपनी हैंड ओवर करें अपनी आंसर शीट, तो आपने वहां पर टाइम को मैनेज करना है। कितना टाइम आपने देना है और कितना क्वेश्चन को कितना टाइम होना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे लग गया तो और किसी एक पे अगर आपको लिखना है और उसके लिए टाइम नहीं है, तो देन यू विल बाउंड टू यू नो लूज मार्क्स एज वेल, क्योंकि आपके क्वेश्चन क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व नहीं होंगे। और दूसरा ये कि आपके टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्वेश्चन को रह भी सकता है। लिहाजा आप पहले आसान क्वेश्चन कोशिश किया करें सॉल्व करने की, जो इसका आपको कंफर्म है कि आपको इसका आंसर सही आता है। देन गो आफ्टर द हार्ड क्वेश्चंस या डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जिसका आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा मुझे इलेबोरेट करना पड़ेगा, थोड़ा इसका आंसर मुझे लगा कि लेंथी होगा, तो आप थोड़ा उसके लिए फिर 1-1.5 घंटा 1 घंटा कम से कम उसके लिए अलग से सेव करके रखें। और जिन क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी आप समझ सकते हैं, दे सकते हैं, उनको पहले सॉल्व करें। इसी तरह स्टडीज की जब बात करते हैं या प्रिपरेशन की, तो उसमें आप जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, जिसमें आपको लगता है कि ये कमजोर है और आप इसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, उनको ज्यादा फोकस करें, उनके साथ जस्टिस करें। और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको कम प्रिपरेशन की जरूरत है, उनके लिए कम तैयारी की जरूरत है, उनके लिए आप थोड़ा सा आप ये कि उनको भी टाइम दें, लेकिन थोड़ा उनकी निस्बत जरा कम दें, प्रोपोर्शनेटली आपको देखना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को उसके मुताबिक। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि उसमें आपको जो है मेमोराइज करनी पड़ती हैं चीजें, डेट्स याद करनी पड़ती हैं, लाइक हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, अमेरिकन हिस्ट्री है या आपका इस्लामिक हिस्ट्री है, इस तरह के जो भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, या बाकी इस तरह और भी सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे आपको डेफिनेशन याद करनी होंगी, टर्मिनोलॉजीज को याद करना पड़ेगा। उसमें यह है कि आपको कोशिश करें एग्जाम से कुछ 1 महीना पहले उनकी तैयारी करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप 6 महीने पहले उसकी तैयारी कर लें और जब एग्जाम की बारी है तो सारी डेट्स सारी डेफिनेशन आप भूल चुके हों। क्योंकि होता यही आमतौर पे कि हमारे पास टाइम नहीं होता, पेपर सर पे होता है और हमारे पास रिवीजन के लिए बहुत चीजें मौजूद होती हैं, और हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, और वहां पे फिर हम लोग लैग कर जाते हैं। लिहाजा इसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, और स्ट्रेटजी इस तरह बनती है कि एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर द एग्जाम आप वो 2 महीने जो हैं उनको आप रिवीजन के लिए रखें। अगर आप उनको रिवीजन के लिए रखेंगे तो वो आपकी जितनी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं वो रिवाइज रहेंगी। इसी तरह एवरीडे साइंस का पेपर है, एवरीडे साइंस का पेपर भी आप 6 महीने पहले अगर तैयारी कर लेंगे तो फायदा नहीं होगा उसका, वो सारी डेफिनेशन तो आप भूल जाएंगे 6 महीने के बाद। इसी दौरान आप बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे तो इस तरह से आप वो एकदम मिक्सअप हो जाएगा। तो लिहाजा एवरीडे साइंस का पेपर की जो मैं राय देता हूँ उसके ऊपर ओपिनियन वो ये है कि पेपर से 2-3 महीने पहले या 2 महीने पहले आप इसको स्टडी करें। 1 महीना एक सब्जेक्ट को देना चाहिए आमतौर पे प्रिपरेशन के लिए, फुल प्रिपरेशन के लिए। तो अगर एग्जाम 2 महीने के 2 महीने रह गए हैं मिसाल के तौर पे, तो आप 1.5-2 महीने पहले एवरीडे साइंस को पढ़ें, ताकि उसमें जो चीजें आपको याद करने वाली हैं वो इजीली आपको रिकॉल हो सके। रही रही बात उन क्वेश्चंस की, इन सब्जेक्ट्स की जो कि जैसे करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, आईआर है, या इस तरह के और सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको जो आपको मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जेनेरिक टाइप के होते हैं, डिस्कशन के लिए आते हैं, आपके अपने आर्गुमेंट्स उसमें आ सकते हैं। ऐसे का पेपर होगा जैसे क्वेश्चन कंपोजिशन का,
तो ये पेपर ऐसे हैं कि जिसमें आपको जो 5 पेपर खाली सॉल्व करेंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक हो जाती है, और आपको बेसिक रूल्स पता है, ग्रामर के रूल्स पता है, जो कि हम इंशाल्लाह इन कोर्सेज जो अभी हमने स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, हम ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे, और बाकी जो इंग्लिश के जो एप्रिसिएशन कंपोजिशन ऐसे कैसे लिखना है इसको भी कवर करेंगे। तो वो हम आपको बताएंगे उसमें कि कैसे करना है, लेकिन ये कि वो चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स को भी अपना टाइम देना है। उनको देने के लिए टाइम आप ये डिसाइड कर लें कि जो सब्जेक्ट्स रोटन वाले हैं, यानी कि उनको रोट करना है, बाय बाय हार्ट आपको उनको याद करना है और मेमोराइज करना है, उनके लिए आप कम से कम 1-2 महीने पहले का वफा रखें उन एग्जाम से पहले, ताकि वो आप एग्जाम के पहले रिवीजन में आपको आसानी हो। बहुत पहले अगर उनको आप याद कर लेंगे चीजों को और मेमोराइज कर लेंगे, फिर आप दोबारा उसको पढ़ने बैठेंगे महीना पहले, तो आप बोलेंगे तो मैंने पढ़ा ही नहीं। लिहाजा इन चीजों का ख्याल करें। कंसिस्टेंसी इज अ की। आपने अगर कहा है कि जी मैं 3 घंटे पढ़ना पढ़ना है मैंने, या 2 घंटे पढ़ना है मैंने, तो उसको आपने 2-3 घंटे पे ही रखना है, और आपने तैयारी इसकी कंसिस्टेंसी के साथ और परसिवियरेंस के साथ करनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन पढ़ा और 4 दिन छुट्टी कर ली, फिर 5 दिन पढ़ा फिर 2 दिन छुट्टी कर ली। आपको ये डेली का मामूल, आप यू मस्ट मेक इट एक्चुअली लाइफ स्टाइल। इसमें अगेन फिर वो बात आ जाती है कि आपका बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग है, तो मे भी किसी के लिए 2 घंटे तैयारी अच्छी हो, किसी के लिए 3 घंटे की तैयारी अच्छी हो सकती है, और कोई ऐसे वीक हो, उनके बैकग्राउंड बहुत वीक हो किसी सब्जेक्ट में या इंग्लिश राइटिंग के अंदर, कि उनको 4-4 घंटे 6-6 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है। कई लोगों के लिए 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। लिहाजा देयर इज नो रूल है, कोई गोल्डन रूल या रूल ऑफ थंब नहीं है इसके अंदर कि जो सब पे अप्लाई होगा। अगेन जो मैंने पहले बात की कि सेल्फ अप्रेजल करना पड़ता है इसके अंदर, कि आपके अपने कितनी सलाहियतें हैं और कितनी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। उसके मुताबिक आपको फिर आपने जो है वो टाइम जो है अपना मैनेज करना है, और जो परसिवियरेंस जो आपने करनी है वो उसके मुताबिक करनी है, कि 4 घंटे पढ़ना है आपने, 6 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। और अपने ऑफिस में अगर टाइम देना पढ़ने की, तो किस तरह से आपने ऑफिस टाइमिंग के अंदर जो है अपना ऑफिस का काम भी करना है, साथ साथ आपने पढ़ना भी है, घर आके भी पढ़ना है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो घर में बैठ के किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आई मीन सारा कुछ आपने जो है इस तरह से मैनेज करना है कि वो आपका कोई चीज इफेक्ट ना हो। और हेल्थ का भी ख्याल करना है कि जनाब नींद पूरी हो, और इसमें ऐसा ना हो कि आप रात को आप इतना जिसे कहते हैं कि नाइट ऑल टाइप हो जाएंगे, बिल्कुल आप नींद पूरी ना कर पाए, और सुबह ऑफिस भी जाना है, फिर अगर आप एजुकेशन, आप कोई स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहां के लिए भी आपका टाइम का इशू हो रहा है। लिहाजा इसमें तमाम चीजों को देखते हुए आपने अपना स्केड्यूल इस तरह से बनाना है कि आप सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करें स्मार्टली, कि उसमें कंसेप्ट अगर क्लियर हो, अगर मैं इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो और डेटा आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, तो आप किसी भी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए लाजमी नहीं कि आप 6-6 बुक्स को ही पढ़ें, 7-7 बुक्स को ही पढ़ें। अगर आपके पास मटेरियल मौजूद है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी हेल्प कर सके इसमें आपका वो मटेरियल फराहम भी करें। इसके बाद ये कि जिस मैंने कहा कि जो वीक और मोस्ट डाउंटिंग सब्जेक्ट, जैसे ये डिस्कस हो चुका है कि ये इनको आप पहले तैयारी करें इनकी, लेकिन अगेन जो चीज मेमोराइज करने वाली है वो कोशिश करें कि वो पेपर से कुछ अर्सा पहले आप शुरू करें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो सीएसएस के कैंडिडेट पूछते हैं, वो पूछते हैं कि जी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे हम सेलेक्ट करें। इसमें यह है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आमतौर पे मिथ है कि जो हर साल कोई लो स्कोरिंग होता है, कोई आपके हाई स्कोरिंग होता है, कोई आप देखते हैं कि इसमें कोई और वजह बयान करेगा, लेकिन ये कि इसमें मेरे ख्याल से जो मेरा अपना से मानना है, पहली बात तो ये है कि आपकी अपनी स्किल्स किस सब्जेक्ट में अच्छी हैं। आप खुद अगेन देखें कि आप का बैकग्राउंड अगर मेडिकल का है, या किसी का अगर इंजीनियरिंग का है, किसी का एमबीए का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, सोशल साइंसेस का है, तो आप वो सब्जेक्ट लें जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं, तो आपको आसानी और हो जाएगी आपको तैयारी करने में, कि आपको सिर्फ रिवाइज करने पड़ेंगे वो कॉन्सेप्ट्स, आपको दोबारा कोई नई चीज पढ़ने को नहीं पड़ेगी। सेकंड ये है कि आपका इंटरेस्ट कितना है सब्जेक्ट के अंदर, कि अगर इनकेस आप एक सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो यकीनी तौर पे फिर वो आप उसको अच्छी तरह नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसकी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, और इसी तरह फिर आपका जब एग्जाम होगा, तो आपको वो जो चीजें हैं, क्योंकि आपने बर्डन पढ़ के उसको बर्डन समझ के उसको पढ़ा होगा, तो इसलिए वो आपको वो चीजें ध्यान में नहीं रहेंगी, वो याद नहीं रहेंगी। लिहाजा इन तीनों चीजों को देखते हुए कि आप एवेल्युएट करते हुए कि किस में सब्जेक्ट में आपकी स्किल अच्छी हैं,
आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। इनको देखते हुए आप ऑप्शन सब्जेक्ट लें। और ये जो कहते हैं कि हाई स्कोरिंग होता है, लो स्कोरिंग होता है, देखें, मेरे ख्याल से जो मेरा अपना मानना है, कोई हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से इज अ मिथ बेसिकली। इसमें यह है कि आपने कितनी अच्छी तरह पेपर को आपने अटेम्प्ट किया। जितनी अच्छी तरह आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, हम अटेम्प्ट करने की जब वो जो जो सब्जेक्ट हम इंशाल्लाह जब आगे करेंगे, तो उनके हर एक का अपना एक तरीका है अटेम्प्ट करने का। फॉर इंस्टेंस, अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री के अगर कोई क्वेश्चन में अगर कोई सवाल आता है, इस्लामिक हिस्ट्री है, अमेरिकन हिस्ट्री है, तो एक जनरल सा उसको रूल है कि आपने उसका पहले जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा एक पैराग्राफ बैकग्राउंड बताना है, उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड बता के फिर उसके बाद वो बात आपने शुरू करनी है कि जो सवाल पूछा जा रहा है। आपने डायरेक्ट वही सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा नहीं अगर डिस्कस किया, तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है और वो एक सब्जेक्ट पे आता है, और अगर आप डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिसिएशन पे अगर क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर्स में, और आपने स्टार्ट इस तरह से लेते हैं कि जी हाँ जी वो डिप्रिशिएट हो गई है, और हम लोग तो जब इकोनॉमी खराब हो गई है और ऐसा है वैसा है, तो उसमें क्या है कि बातें ये तो पता है सबको। आप पहले ये बताएंगे कि डिप्रिशिएट क्यों होती है, और इसके बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे एलिमेंट्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। तो फैक्टर्स आप डिस्कस करेंगे, फिर आप अपनी इकोनॉमी पे आएंगे कि दुनिया में, पूरी दुनिया में इस टाइम पे मेल्टडाउन चल रहा है, और इकोनॉमी इस टाइम हालात जो रिसेशन पे जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है। और फिर आप डिस्कस शुरू करेंगे कि फिर ये डेप्रिसिएशन क्यों होती है, क्या वजह है इसकी, थोड़ा सा उसका पैराग्राफ दे दिया, थोड़ी सी उसकी बातें एक्सप्लेन कर दी, दो तीन, आई मीन एक पैराग्राफ इज इनफ फॉर दैट। तो वो आप इस तरह से बयान करेंगे क्वेश्चन, तो वो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो लिहाजा अटेम्प्ट करने का तरीका बड़ा मैटर करता है कि आपने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आगे जो है, अगला क्वेश्चन पूछते हैं जी कि सीएसएस में मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। ज्यादातर मेजोरिटी आप देखेंगे कि इसका बिल्कुल रेशो इसका बहुत कम है पास होने का, और लोग ज्यादातर फेल हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें इसकी वजह ये होती है कि आप, अगेन, हार्ड वर्क तो होता है, अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें आप उसको स्मार्टली प्ले नहीं करते। आप लोग उसको, मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट है जिसने अच्छी मेहनत की, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, याद भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके बाद जब आप एग्जाम देने की बारी आती है, तो एग्जामिनेशन पेपर के अंदर आप उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाते, या कॉन्सेप्ट जो आपके रिकॉल नहीं हो पाते, या आप जो कॉन्सेप्ट हैं उनके दरमियान कोहेरेंस को पैदा नहीं कर पाते। इस वजह से वो हार्ड वर्क जो आपका वो काम नहीं आता। लिहाजा ना सिर्फ हार्ड वर्क करना है, आपको मेहनत करनी है, बल्कि आपने चीज़ों को स्मार्टली भी करना है, कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बातें हैं आपने पढ़ी हैं बुक्स के अंदर, जो आपने नोट्स बनाए हैं या नोट्स पढ़े हैं, उन नोट्स को आपने तरतीबवार और उस क्वेश्चन से रिलेटेड होकर आपने जवाब देना है। आउट ऑफ वे जाके कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं करना आंसर, यानी कि जिसमें उसका कोई क्वेश्चन से ताल्लुक ही ना हो। अगर क्वेश्चन से उससे ताल्लुक नहीं होगा, तो यकीनी तौर पे आपका जो वो हार्ड वर्क आपका जो है बेकार या रायगा जाएगा। उसको आप बिल्कुल उसको मद्देनजर रखें कि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको स्मार्टली करें, और उसमें अपने कॉन्सेप्ट भी लिखें, अपने नोट्स का भी जो आपने लिखा है उसको मैपिंग करके ब्रेन के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अच्छी तरह लॉजिकल और रैशनल वे में आप उसको बयान करें। फिर इसी तरह ये बात हम ऐसे डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट प्रिपरेशन में मिसमैनेजमेंट, ये हम कर चुके हैं इस पे बात के, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसको किस तरह से तैयार करना है, कि जो मेमोराइज करना है तो कैसे कब करना है। बेड राइटिंग स्किल्स एंड प्रैक्टिस, ये भी मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपका फेलियर रेट इसलिए बढ़ता है सीएसएस के अंदर, क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन अच्छी नहीं होती राइटिंग की। हमारी राइटिंग की एक्सप्रेशन ना ठीक होने की वजह से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें पता भी होता है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही तरह। जब हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो एग्जामिनर बड़े आराम से वो उसको नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाते हैं, और वो आपके मार्क्स वहाँ कट जाते हैं। लिहाजा इन चीजों को आप देखें कि अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, उनको वेटिंग करवाएं उनकी जो आप लिखते हैं, और साथ साथ ये देखें कि उसके अंदर आपके जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस हैं वो अच्छे हों, लॉन्ग सेंटेंसेस ना हो। ये ना हो कि एक सेंटेंस पूरे पूरे पैराग्राफ पे चाचा लेनो पे एक सेंटेंस जा रहा है, नहीं। इसमें आपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है, और आपने बिल्कुल इस पैराग्राफ में आपको डिवाइड करके लिखना है आंसर को, और उसमें हर क्वेश्चन जो है उसके मुताबिक लिखना है। और पैराग्राफ ऐसा हो कि उसको अगर निकाल भी दिया है उसमें से, आंसर शीट में से, आपके जवाब में से निकाल भी दिया जाए, तो पूरा जो आपका जवाब है वह करेक्ट ना हो। खासकर जब ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे में यही होता है कि आपके जो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बॉडी ऑफ लैंग्वेज है, सॉरी, जो ऐसे की बॉडी है, फिर कंक्लूजन है,
हम उस पर ख्याल ही नहीं करते कि हमारा इंट्रोडक्शन कुछ होता है, हमारी जो आउटलाइन होती है वो कुछ बनी होती है, हम उसके अंदर जो बॉडी बनाते हैं वो कुछ और होती है ऐसे की, और आखिर में कंक्लूजन जो हम करते हैं वो बातें उसमें करते हैं कि जो कि हमने डिस्कस ही नहीं की होती। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए ऐसे में कि जो कि रिपीटिशन हो उसी चीज की जो कि आपने डिस्कस की है, कोई नई चीज कंक्लूजन में आपने डिस्कस नहीं करनी होती। तो लिहाजा आपकी राइटिंग स्किल्स को अच्छा करना है, बेहतर बनाना है। सेकंड ये है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीक होते हैं कई दफा। आपको उस क्वेश्चन के बारे में जो चीजें पूछी जा रही हैं उनके बारे में बैकग्राउंड का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से आप उसका आंसर बड़ा जेनेरिक देते हैं, ऐसे जैसे कि एक लेमैन उसका जवाब दे रहा है जिसको बिल्कुल इस सब्जेक्ट की मालूमात नहीं। लिहाजा पहले तो इज्तनाब करें कि ऐसा क्वेश्चन ही ना किया जाए कि जिसकी आपकी मालूमात नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि आइए आप यही एक ऑप्शन है हमारे पास, इसके अलावा और कोई भी नहीं, तो फिर आप लाजमी तौर पे इसमें आप इसको लेके जाएं इस तरह से कि पूरी तैयारी जो है वो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरह लेके जाएं। और दूसरा ये कि कुछ लोग हैकनेड मटेरियल को लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आप कह लें कि बड़ा कॉमन प्लेस किस्म का मटेरियल होता है और उसमें कोई जान नहीं होती उसके अंदर, हर बंदा ही वही लिख रहा होता है। अब ये बात आ जाती है कि जी मैंने भी वही तैयारी की है, बाकी 15,000 भी वही पढ़ के आ रहे हैं, आपने भी वही पढ़ा है, किसी और ने भी वही पढ़ा है। जब एक ही चीज आ रही है उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं आ रही, कोई डिफरेंस नहीं पैदा हो रहा, तो एग्जामिनर भी कहता है यार इसमें कोई नई चीज तो है नहीं, मतलब वही चीज आर्गुमेंट सेम चले आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम एक ही किताब पकड़ते हैं, उसी को हम समझते हैं कि जिससे हम मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं या इंटर का दे रहे हैं, कि हमने वो ले ली है, गाइड ले ली है, उस गाइड से लेके हमने पढ़ लिया है और हमने रट्टा लगा लिया है और अब बस इसी से हम देंगे तो बस हम पास हो जाएंगे। देखें ये एक सीएसएस का एग्जाम जो है ये कंपटीशन का एग्जाम है, एक मुसाबिकत का एग्जाम है। इसके अंदर आपने अपने आप को दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंट करके बताना है, डिस्टिंक्शन को पैदा करना है। आपने ये अगर जेनेरिक वे में और जनरलाइज वे में ही काम करेंगे तो फिर यकीनी तौर पे आपका सीएसएस का एग्जाम पास करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो अपना डिस्टिंक्शन पैदा करने के लिए अपने क्वेश्चन जो आंसर है उसमें जिद्दत लेकर आए, उसमें ऐसी बातें लिखें जो कि आप एक्सपेक्ट करें कि बाकी के पास वो मालूमात नहीं है। वो नॉलेज गेन करने के लिए आपको यकीनी तौर पे हम ही गाइड करेंगे, कुछ आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो उससे भी आपको चीजें मिलेंगी। और आप ये देखें कि आपने इस बात को नहीं इस तरह ज़हन नशीन करना कि आपने किताब पकड़ी और उसको रटा मार लिया और आपने उसी पॉइंट को लिख के आगे, ये इस तरह से मार्क्स इसमें नहीं आते सीएसएस के अंदर। इसके अंदर आपको यकीनी तौर पे आपको लॉजिकल आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं और आपको उसके अंदर अपने माइंड से लिखना पड़ता है। से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उन कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपने उसको लेके आगे जाना होता है। और नेक्स्ट जो है, जो अगले जो हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम जो है मोस्टली देखा गया है कि कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, वो ये कि अगेन वेवर्ड इन थिंकिंग एंड अनटेनेबल आर्गुमेंट्स, कि हमारी थिंकिंग में एक रखाव नहीं है। मतलब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठे हैं तो हम लिखने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई कैपिटलिज्म के ऊपर ऐसे आ गया, या मिसाल के तौर पे कोई डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर आ गया। अब हम डिजिटल इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं तो हम पहले थोड़ा सा इकोनॉमी को तो दे सकते हैं, पहले इंट्रोडक्शन की जी इकोनॉमी कैसे काम करती है वो, और इस टाइम की दुनिया में डिजिटल इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप जाते हैं आगे इसकी इकोनॉमी के मुताबिक लिखने के लिए तो आप वो आर्गुमेंट्स दें जो उससे मुतल्लिका हों, उससे रिलेटेड हों। देखिए हमारे आर्गुमेंट्स कई दफा अनटेनेबल होते हैं, हम बात डिजिटल इकोनॉमी पे करने जा रहे होते हैं लेकिन हम कहीं जाके किसी और रुख पे निकल जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन को सही तरह समझ ही नहीं पाते अभी और हमने उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो हर सब्जेक्ट की एक खास ना टर्मिनोलॉजीज होती हैं, यानी कि उसकी खास लैंग्वेज होती है, जैसे इकोनॉमिक्स है, जैसे आईआर है, जैसे कि आप कह लें कि सोशोलॉजी है, इनकी कुछ टर्म्स होती हैं। अगर कोई ऐसे लिखने को आता है जिसका ताल्लुक सोशोलॉजी से है, जैसे उसमें वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं, सोशल क्लास का वर्ड है, सोशल मोबिलिटी है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब वो अल्फाज अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे उस हिस्से के अंदर तो यकीनी तौर पे अगला एग्जामिनर कहेगा कि इसको पता है कि ये जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी का सॉरी इसके बारे में इसको नॉलेज है। लेकिन इसी तरह अगर आप देखें कि आप खाली नॉर्मल वे में लिखेंगे तो वो मार्क्स हो सकता है कि वो आपके आ जाए उसमें, लेकिन ये है कि वो कम आएंगे क्योंकि इसमें आपने मार्क्स अच्छे भी लेने होते हैं, खाली पास नहीं करना होता। कि आपने जी कहा कि मैंने 40 नंबर ले लिए हैं ऑप्शनल के अंदर और 33 ले लिए मैंने, सॉरी कंपल्सरी में 40 ले लिए हैं और ऑप्शनल में मैंने 33 ले लिए हैं, लें जी मैं पास हो गया।
तो पास तो हो गए, लेकिन आप देखें कि आपके मार्क्स जो हैं वो 600 आ गए, बढ़ा के 600 भी हो गए। लेकिन आप जब जाएंगे जब मेरिट पे, तो मेरिट लिस्ट में अगर आपके मार्क्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि जिसमें आपकी मेरिट लिस्ट टॉप में नहीं आ रही है अगर मिसाल के तौर पे, तो फिर आपको ग्रुप एलोकेट नहीं होगा। जब ग्रुप एलोकेट नहीं होगा तो दोबारा रीपे होना पड़ेगा, तो सारी मेहनत ड्रैग जाएगी आपकी। लिहाजा इसमें खाली ये नहीं होता कि पास करने का ज़हन में रखें, आपने अच्छे मार्क्स को रखना है, और उसके लिए आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, पिक्यूलियर टर्म्स जो होती हैं, उनको ज़हन में रखना होगा। और जो आप ऐसे या कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, इंग्लिश का हो या किसी ऑप्शन सब्जेक्ट का हो, उस पे आपने उस सब्जेक्ट के मुतालिक आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, आप शायद कह रहे होंगे, कॉन्सेप्ट बेसिकली बेस है, फाउंडेशन है अगेन सीएसएस की एग्जाम की। ये बात आमतौर पे आई डोंट नो शायद नहीं बताई जाती, लेकिन आप ये देखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक नहीं क्लियर, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। आप जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप जाहिर है कि फिर वो जेनेरिक वे में बात करेंगे और वो नंबर नहीं अच्छे आएंगे। अगली बात यह है कि आपने इंग्लिश एसे का पेपर हो, ऑप्शनल हो, कंपलसरी हो, कोई भी है नहीं सब्जेक्ट, आपने उसके अंदर लिटरेरी और फ्लोरी लैंग्वेज या बम्बास्टिक लैंग्वेज जिसे कहते हैं कि बड़े ही भारी भरकम अल्फाज जिसे हम कहते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि प्लेन इंग्लिश का इस्तेमाल करें। इससे मैं एक मिसाल देता हूँ कि इंग्लिश एसे का पेपर है मिसाल के तौर पे, और एक है इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर। अब इन दोनों को थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, या जर्नलिज्म का ले लेते हैं। जर्नलिज्म है और साथ आपके है इंग्लिश एसे का। इंग्लिश एसे के पेपर में आपका टेस्ट किस चीज का है? इंग्लिश का, राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश ग्रामर, आपका ये सारा मामला इसमें आपका जो है एवेल्युएट या अप्रेज हो रहा है। इधर आपको जर्नलिज्म के पेपर के अंदर आपकी जर्नलिज्म से मुताबिक मालूमात हो रही है, यहाँ पे आपकी इंग्लिश चेक नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक हो रही है। इसी तरह यहाँ पे आपकी नॉलेज नहीं, यहाँ पे आपकी इंग्लिश चेक हो रही है। इन चीजों का ख्याल रखें। ये हम आगे पॉइंट है इसके ऊपर मैंने बनाया कि आपने इन चीजों को ख्याल करना है कि डेविएट नहीं करना आपने इसके ऊपर सब्जेक्ट्स के अंदर। कि मिसाल तौर पर इंग्लिश का पेपर है और आप इसमें नॉलेज जो है बता रहे हैं अपनी, और पेडागोगी स्टाइल अपना रहे हैं, या भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई फॉरेन लैंग्वेज के इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज, या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, वो पेपर आपका उस सब्जेक्ट का नहीं है। वो पेपर बेसिकली इंग्लिश का है, और इंग्लिश के पेपर में आपने इंग्लिश प्लेन यूज करनी है, और साथ साथ आपने इंग्लिश ग्रामर का ख्याल रखना है। और लेकिन दूसरी तरफ आपको कोई ऑप्शन सब्जेक्ट है, या करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है, या जनरल नॉलेज में कोई एवरीडे साइंस का है, वहां पे आपकी इंग्लिश चेक होती है डेफिनेटली, आपकी बिल्कुल खराब इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो टेस्ट आपका इंग्लिश का नहीं है, इसको आप ध्यान में रखें। वो टेस्ट आपकी नॉलेज का है। आपने वो नॉलेज वहां पे आपने डिपिट करनी है, अपने पोर्ट्रे करनी है अपनी क्वेश्चन आंसर के अंदर। एक आखिरी पॉइंट इसमें जो रह गया था वो ये था कि आमतौर पे हम ये करते हैं कि एक तो हमारा दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तो हम बहुत दो कॉन्फिडेंस में होते हैं कि बिल्कुल ही ये हम पता नहीं सीरियस कर ही नहीं पाएंगे, और मुश्किल है और हार्ड है, पहले से हम माइंड बना के बैठे होते हैं कि ये नहीं हो सकता हमसे। सेकंड, एक बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना होता है कि हम ये पेपर आराम से कर लेंगे, बहुत आसान है जी, हो जाएगा, इट्स चाइल्ड्स प्ले। नो, इट कैन बी अ वाइल्ड गूस चेस फॉर दोस पीपल हु टेक इट इजीली। कि ऐसा ना हो कि आप इसको इतना आसान ले लें कि आप बिल्कुल ही आप जो है उसको जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जस्टिस ना कर पाए। लिहाजा इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे, ज्यादा इसमें ओवर कॉन्फिडेंस हम नहीं हो सकते। और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड इन एग्जामिनेशन हॉल। ये भी हमने कहा है कि कम से कम जो है 2 महीने चाहिए होते हैं एग्जाम से पहले, लेकिन आमतौर पे हम 2 महीने पहले जब तैयारी नहीं करेंगे, इसकी रिवीजन नहीं करेंगे जो पढ़ा है, हम ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मालूमात गैदर करने में लगे होते हैं। मोस्टली जितने भी हम पढ़ सके पढ़ें, ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है कि जितनी आपने मालूमात हासिल कर ली है 1-2 महीने पहले, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन दैट एक्चुअली नॉलेज इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड। लिहाजा आप ये देखें कि आप उसी नॉलेज को जो आपने पढ़ा है उसी को रिटेन कर लें, ये बड़ी बात है। आप नई इन्फॉर्मेशन नई नॉलेज गेन करने पे जाएंगे तो जो पीछे आपने पढ़ा वही भूल जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन अगर उस पिछली नॉलेज के मुताबिक आता है, या आपकी कोई ऐसी चीज आती है जो आपसे नॉलेज ऑलरेडी थी आपके पास, और आपने वो चीज भूल गए वो चीज, तो जाहिर है फिर आपने तो अपनी नई नॉलेज और न्यू इन्फॉर्मेशन में लगे रहे। न्यू इन्फॉर्मेशन के चक्कर में हम पुरानी नॉलेज को रिटेन नहीं कर पाते। लिहाजा 2 महीने पहले आप अपनी स्टडीज को थोड़ा सा लाइट करें, हल्का करें, और न्यू चीज की जगह आप पुरानी चीजों को जो आपने पढ़ ली ऑलरेडी उनको रिवीजन शुरू करें। जो रिवीजन नहीं करेंगे 2 महीने 1 दिन 1 महीने पहले, तो आपका एग्जाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता।
अगली बात ये है कि आपने आंसर शीट जो है वो आपने फिल की, आंसर दिया। आंसर देने के बाद आपने फौरन जल्दबाजी में वो चेक किए बगैर इन्विजिलेटर जो है उनको आपने थमा दी, ये आंसर शीट है जी और आप ये खत्म जब जा रहे हैं। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती, इसमें कम से कम आपने, कम से कम इसमें हर एक का अपना अपना एक होता है, रूल होता है। जैसे मैं जब था तो मैंने कम से कम 15 to 20 मिनट्स में रखे हुए थे, एटलीस्ट। इवन अगर ज्यादा लेंथी पेपर भी हो तो मैं कोशिश करता कि 15-10 मिनट मिल जाए मुझे कि मैं रिवाइज कर लूँ, गो थ्रू कर लूँ उसको 2 दफा। एक आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको कम से कम एकदम जो है बर्ड्स आई व्यू में आपको नजर आ जाती है, कोई भारी मिस्टेक नजर आ जाती है तो आप फौरन उनको वाइट से करके और ठीक कर सकते हैं। लेकिन वंस यू सबमिटेड योर आंसर शीट टू इन्विजिलेटर, फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, फिर वो गई और फिर उसके बाद फिर वो कॉपी आपको वापस नहीं आती और वो आपके मार्क्स के साथ चलेगा। लिहाजा आंसर शीट को लाजमी तौर पे आपने कम से कम 2 दफा आपने इसकी वेटिंग करनी है। और जो अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज्यादा एग्रीजियस मिस्टेक है, कोई ब्लंडर आपको नजर आ रहा है कि मेरे से हो गया है, तो उस टाइम तक आपके पास वो चांस है इसको ठीक करने का, करेक्ट करने का, जब तक कि वो आंसर शीट आपने सबमिट नहीं कराई, हैंड ओवर नहीं की। हैंड ओवर हो गई तो यू लॉस दैट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद ये है कि हेल्थ का ख्याल रखें। और इसमें ये है कि एग्जाम में आप मोस्टली ये है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम सोने का नहीं होता, तो इसमें थोड़ा ख्याल करें कि आपकी नींद पूरी हो एग्जाम से पहले, आप नींद अच्छी लें, मेंटली एग्जॉस्टेड ना हो। और दूसरा ये कि फ्यूअर ऑफ एग्जाम, जाहिर है कि वो आपके पास ऊपर होता है कि ये सीसीएस का एग्जाम है और पता नहीं इसमें मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो लिहाजा आप इस इसको मद्देनजर रखें कि डर खौफ की जगह बड़े सुकून इत्मीनान से जाएं, इसके अंदर कॉन्फिडेंस से जाएं, हाई स्पिरिट्स के साथ जाएं। स्लीप आपकी अच्छी, नींद अच्छी होनी चाहिए आपकी, कम से कम 6 घंटे की। एग्जाम से पहले अगर आपको कल पेपर है तो रात को कम से कम 6 घंटे, 5 घंटे कम से कम लें। वैसे तो आप 8 घंटे लेनी चाहिए, लेकिन 6 घंटे कम से कम आपकी नींद पूरी हो, ताकि आप रिकॉल कर सकें, आपका माइंड फ्रेश हो पेपर के दौरान। वरना पेपर के दौरान आपके हाउएवर यू आर वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन माइंड अगर आपका उसमें बहुत ज्यादा आपके फोगीनेस है तो आप यकीनी तौर पे आप जो है वो बंगलिंग कर जाएंगे उसके अंदर, एग्जाम के अंदर, और वो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। इसी तरह मेंटली एग्जॉस्टेड भी ना हो कि बहुत इतना आपने एग्जाम से पहले वो लोग पढ़ रहे होते हैं 6-6 घंटे, मतलब रात को, मतलब आई मीन, तो वो आप देखेंगे वो फिर क्या कि जब सुबह पेपर है तो आपने अगर रात को नींद पूरी नहीं की हुई और आपने सब कुछ ही आपने कहा कि मैंने पढ़ना ही आज ही रात को है, तो फिर उसके बाद सुबह आप पेपर कैसे देंगे? लिहाजा उसके लिए आपने टाइम को ऐसे रखना है कि वो आप प्रिपरेशन करके आराम से सो जाएं। वो जितनी तैयारी आपने करनी थी वो कर ली, अब कल पेपर है। अब कल पेपर है तो आपने तैयारी दोबारा उसको नहीं, असर नो तो तैयारी नहीं करनी है, आपने जो पढ़ लिया वो आपके जहन में रिटेन कर लिया, बस काफी है। आप सुबह उठेंगे फ्रेश तो वो आपको याद रहेगा। लेकिन जितना उसको आप उसको ओवर एग्जैक्ट करेंगे तो यू आर बाउंड टू forget all those material that you have memorized, or so you can't recall it during the exam. दूसरा एक ये कि जो पिटफॉल्स आते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पीयर्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं आपके, हो सकता है कोई जानने वाले अजीज हो, वो कहें जी आप तो सीएसएस नहीं कर सकते, आप तो सीएसएस करें, बड़ी मुश्किल काम है, आप कैसे आप नहीं कर पाते, आप में एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के बातों पे आपने रिएक्शन नहीं दिखाना, खासकर जब आप पहला अटेम्प्ट देते हैं उसमें रह जाते हैं, फिर सेकंड देते हैं अल्लाह ना करे फिर रह जाते हैं, अब तो और मुसीबत बन जाती है कि जी वो लोग भी कहते हैं जी आप तो मुश्किल 2 अटेम्प्ट हो गए, आप तीसरे में क्या करेंगे आप? तो आपने इन पर रिएक्टिव नहीं होना, आपने प्रोएक्टिवली अपनी तैयारी बिल्कुल रखनी है जारी, और इसमें कोई आपने परसिवियरेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपने जारी रखना है और लोगों की परवाह नहीं करनी। वो अगर कहते भी तो आपने ठीक है जी, हम अल्लाह खैर सलाम इंशाल्लाह ताला इस दफा हमें उम्मीद है कि कर जाएंगे। तो लिहाजा आपने नेगेटिव जो आपके अगर कोई इस तरह का होता है तो इसमें आपने ऊपर हावी नहीं होने देना चीज को। अच्छा जी, इसके बाद जो हम अपने ऑनलाइन लेक्चर की तरफ आते हैं कि जो हमने ये जो एक इनिशिएटिव शुरू किया है, इसका मकसद क्या है? और वाई, अगर कोई अगर मिसाल के तौर पर कोई चाहता है कि वो पढ़ना चाहता है हमसे, ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहता है या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, तो क्यों हमारे पास आया है? मतलब एकेडमीज तो बहुत हैं, एकेडमीज भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, और फिजिकली भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तो ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेशली फॉर सीएसएस प्रिपरेशन, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन मेरा इसमें शुरू करने का जो मेरा था, इसमें जो एम था वो ये था कि मोस्टली जो सीएसएस के एस्पायरेंट्स से कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो अगर
अपने ट्रेवल में और अपने बाकी चीज़ों में अगर कंज्यूम करेंगे टाइम, तो दैट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आपको अपने घर पे अगर कोई अगर फैसिलिटी मिल रही है अगर उसको, तो उसको अवेल करना चाहिए। तो लिहाजा ऑनलाइन चीज, ऑनलाइन का जो आपके लिए प्लेटफॉर्म इज, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एट होम। सेकंड ये कि हमारा जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, ये जो हमने शुरू किया इनिशिएटिव, इसके अंदर हमारा जो बेसिक, जो हमारा आपके जो एक परसेप्शन, जो पोजिशनिंग है हमारी, वो है एज ए नॉलेज हब। हमने यहाँ पे नॉलेज को सेपरेट, डिसेमिनेट और उसको हमने प्रोपेगेट करना है। जितनी नॉलेज हम प्रोपेगेट कर सकें अपने इन ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए, हम इन हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि आगाए बगाए उस पर कुछ हम शेयर करते रहें। तो हमारा आई थिंक जो मकसद है वो एम फुलफिल हो जाता है। और सेकंड ये है कि हम अपने हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको रोटन स्टाइल की जगह हम उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उनको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाएं, और उनको ये बताएं कि आपकी नॉलेज और नॉलेज की स्किल्स अगर बेहतर होंगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ना कि हम उनको रोड लर्निंग की तरफ लेके जाएं। और कॉन्सेप्ट को जितना हम क्लेरिफाई कर सकते हैं करें। हमारे लेक्चर्स जो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हम ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हमने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपको चीज़ आपको मुहैया की जाए, जो भी आपको नोट्स दिए जाएं, जो प्रेजेंटेशंस दी जाएं, वो सारे के सारे जो आप कह लेंगे टेक्स्ट बुक्स, जो अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो फॉरेन राइटर्स की हैं, जो आप कह लें कि जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं लेकिन कई दफ़ा एक्सपेंसिव होती हैं, हमने काफ़ी बुक्स से चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया और हमने किया, नोट्स बनाए उससे, और उससे हम डिस्टिल करके आपको वो इन्फॉर्मेशन फ्राहम करेंगे, विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, स्पेशली जिसके पास टाइम थोड़ा है। अब उनको टाइम है नहीं, अब उनके पास अगर नोट्स आ जाते हैं वो सारे के सारे, अगर वो प्रेजेंटेशन से गो थ्रू कर लेते हैं, तो उनकी काफ़ी उनको हेल्प आउट मिलेगी वहाँ। पर हमने जो डेटा इस्तेमाल करना है या जो उसमें इंफॉर्मेशन यूज करनी है, हमारी हद्दुल इम्कान ये कोशिश है कि वो फैक्चुअल हो, ऑथेंटिक हो, और उसमें कोई ऐसी चीज ना हो कि जो कि कैरी ना करती हो, या जो मतलब उसमें डेटा जो है वो ठीक ना हो। जैसे कई चीजें होती हैं जो हम जो स्टैटिस्टिकल डेटा जिसे हम कहते हैं, उसका ठीक होना जरूरी होता है। जो अगर लिखते हैं एग्जाम में, तो इट शुड बी अ राइट फिगर, इट शुड नॉट बी अ रॉन्ग फिगर। इसका भी हम ख्याल रखेंगे और हम आपको एग्जैक्ट फिगर्स और एग्जैक्ट आपको डेटा फराहम करेंगे। इसके अलावा हम टिप्स भी आपको गाय बगाए देते रहेंगे। जैसे कुछ टिप्स हमने आज आपने आपको फ्री में, फ्री लेक्चर में मतलब आई मीन हमें शेयर की हैं, और इसके बाद कोर्सेज में भी गाय बगाए अवेलेबल रहेंगे, फोन के ऊपर भी, और यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन आंसर लेते रहेंगे। तो हम आपको टिप्स भी देंगे इसके ऊपर के, और क्या बेहतर हो सकता है, कैसे बेहतर तैयारी हो सकती है सब्जेक्ट्स की। एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन रखेंगे, आपको भी इंगेज रखेंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर लेंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर लेने के बाद उनके जवाब देंगे, तो ये आपसे इंशाल्लाह ताला हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन भी रहेगा साथ। और एक अगली बात और आखिरी बात वो ये है कि हम आपको असाइनमेंट दिया करेंगे वीकली बेसिस पे, या मे बी आपको 10 डेज या फोर्टनाइटली, जिससे हम आपको ये मौका फराहम करेंगे कि आप वो क्वेश्चन जब सॉल्व करें, वो असाइनमेंट बेसिकली क्वेश्चंस होंगे जो कि कंसर्न पेपर या रिलेटेड टू सब्जेक्ट होंगे, जो हम आपको देंगे, और आप उसको सॉल्व करके जब हमें फीडबैक दें, वापस करेंगे, तो हम उस पर फीडबैक देंगे हम आपको कि ये पेपर आपने जो किया है इसमें क्या गलतियां की हैं आपने, क्या गलतियां आपने नहीं दोहरानी हैं, और क्या गलतियां जो है वो आपने उनसे इज्तनाब करना है।